हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वानिया नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ साथ आ गया है हमारा प्यारा सा गोलू मोलू सा क्यूटी सा पैंडा आप लोग को वेलकम करने, है ना। हर बार ये आ जाता है और हर बार हमें कहीं ना कहीं अच्छी जगह लेके जाता है। आज बेसिकली हमें कहीं लेके नहीं जा रहा है, आज हमें ये थोड़ा सा हमारे ज्ञान चक्षु जो है वो खोलने आया है। ज्ञान चक्षु मतलब हमें थोड़ा सा अवेयर कराने आया है किसी चीज़ के बारे में जिसके हम ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। आज ये हमें बेसिकली बताने आया है कि भाई एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, या एनवायरमेंटल कॉन्वर्सेशन बोलने वाली थी। कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन खैर एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन कितना बड़ा टॉपिक है, कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर डिस्कशन होगा आज। और ये हम करने वाले हैं एक पोएम या पोम जैसा आप लोग कहते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, समझ आप चुके होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री ये जो पोएम है या पोम है, एज आई से इट अगेन, राइट, आपकी इंग्लिश की 9th क्लास की बी हाइव जो आपकी मेन रीडर बुक है उसमें से ली गई है। ठीक है, नाम जो है बहुत एविडेंट है, तो इसका जो थीम है वो आपको बहुत एविडेंटली वैसे भी समझ में आ रही है कि हम बात कर रहे हैं जब हम किसी पेड़ को काटते हैं या किसी पेड़ को मारते हैं। अगर स्पेसिफिक भाषा में हम बोले ऑन किलिंग ऑफ अ ट्री या किलिंग अ ट्री अगर हम बात कर रहे हैं, तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक ट्री की बात कर रहे हैं जिसको मारने का, लेकिन ऑफकोर्स जो थीम है वो यूनिवर्सल है। अब वन शॉट है। वन शॉट ऑफ कोर्स बाय नाउ यू आर अवेयर कि वन शॉट क्या होता है। वन शॉट होता है जब हम किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चैप्टर पे जैसे ये पोएम है, ठीक है, तो व्हाट वी डू जनरली इज़ कि हमने पूरी पोएम ले ली, हमने पूरी पोएम पढ़ ली, और पूरी पोएम पढ़ने के बाद व्हाट वी डू इज़ कि हम उसको पढ़ने के बाद हम जो भी एक्सप्लेनेशन है, स्टैंजाज हैं, उनको समझ लेते हैं, एनोटेशन समझ लेते हैं। दूसरी बात व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे मैं बहुत फोकस करती हूँ, वो ये है कि जो पोएट है ना, जो भी इंसान वो लिख रहा है, जो भी इंसान वो पोएट्री कंपोज कर रहा है या लिख रहा है, उसका एक साइकी होती है, उसका अपना एक माइंडसेट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि सामने वाले ने अगर वो चीज़ लिखी तो वो क्यों लिखी, या क्या सोच के लिखी, या उसके दिमाग में या उसके बैकड्रॉप में क्या चीज़ें थीं, या उसके दिमाग में क्या चीज़ें ऐसी थीं जिसने उसको दैट प्रोपेल्ड हिम टू राइट अ पर्टिकुलर पीस, that propelled him to compose a particular piece। कोई भी आदमी जो जिस विषय में उसकी रुचि होगी या जिस विषय में वो कुछ जानकारी रखता होगा या सोचता होगा या महसूस करता होगा, वही लिखेगा। तो हमें वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ऑफ कोर्स हम ग्लॉसरी जो टर्म्स हैं इसमें क्या यूज़ होती हैं हम वो समझ लेंगे। पोइटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम किसी भी पोइट्री को कंपोज करते हैं या पढ़ते भी हैं, तो भी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ उसे अलग कैसे बनाती है, या कौन से ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एम्प्लॉय किए गए हैं। ठीक है, वो कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं नाउ। ये अगर आप देख रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, ये अगर आप फोटोग्राफ देख रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि पेड़ के ऊपर हम खुद बैठे हैं उसकी शाख पे, और जिस पे हम बैठे हैं वो आदमी उसी को काट रहा है। इसका मतलब समझ में आया आपके? इसका मतलब ये है कि हमें एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है। हम सब जो है एनवायरनमेंट के अधीन हैं। हम सब, आप कह सकते हैं कि हम सब डिपेंडेंट हैं पेड़ों पे, एनवायरनमेंट पे, फॉर आवर ओन सर्वाइवल, एंड स्टिल वी आर डैमेजिंग इट। मतलब हम सब जानते हैं कि भाई हमें अगर जीना है तो हमें पेड़ों को उगाना बहुत ज़रूरी है, या पेड़ों को लगाना या वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो पेड़ों से मिलती है, राइट। लेकिन उसके बावजूद हम जो अपना एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको डैमेज कर रहे हैं, या हम खुद अपना घर जो है वो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। सो इट इज़ अ वेरी सिम्बॉलिक इमेज। ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं हमेशा मॉडस ऑपरेंडी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, हमारा मेथड जो करने का काम है वो उस पर हम वील स्टिक टू इट, एंड व्हाट वील डू फर्स्ट इज़ कि हम सबसे पहले अपनी पोएम जो है वो पढ़ लेंगे, राइट। अगेन जैसा मैंने आपसे कहा है कि पोएम पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो हमेशा कहा जाता है दैट प्रोज जो है वो आप हमेशा मन में पढ़ते हैं, वेयर एज पोएम आपको हमेशा यू हैव टू रीड इट अलाउड। अगर आप उसको तेज़ पढ़ते हैं तो उसमें जितनी जो उसकी आप कह सकते हैं जो फ्लो है, जो टोन है, जो उसमें जो म्यूज़िक फ्लो कर रहा है, वो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा अगर आप उसको तेज़ आवाज़ में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस डू इट। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it
feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. गीव पटेल. अब गीव पटेल यहाँ पे आपको जो पढ़ के समझ में आया, जो हमने पढ़े जो स्टैंजर्स, उसमें कुछ चीज़ हमें बहुत क्लियर हुई, राइट. अब एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमने ब्लीडिंग बार्क की बात की, या हमने बात की ट्विस्टिंग, विदरिंग, ब्राउनिंग की, ठीक है. अगर हमने ये टर्मोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि इनिशियली हम, अगर आप समझते हैं तो गीव पटेल को हम पहले समझ लेते हैं कौन है. गीव पटेल एक काफ़ी फेमस इंडियन पोएट माने जाते हैं, राइट. अब इनके साथ एक और चीज़ है कि इनके फादर जो थे वो डेंटिस्ट थे, ठीक है. तो ये शुरू से साइंस में इनका बहुत ज़्यादा योगदान या बहुत ज़्यादा रुचि थी. परिवार में बहुत ज़्यादा माहौल देखा उस तरह का. एनवायरमेंटलिस्ट बने, बहुत ज़्यादा अपने आसपास जो उनके पेड़ और पौधे, उनसे उनको बहुत प्यार था बचपन से ही. तो आगे चल के इनकी जो रुचि है वो एनवायरनमेंट में, साइंस में बहुत ज़्यादा बढ़ी. और उसके बाद इन्होंने ख़ुद भी मेडिसिन जो है वो स्टडी की, लाइक फॉर्मर मेडिसिन स्टडी की. और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन थे, जनरल फिजिशियन थे, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन थे, और उसके साथ साथ लिखते थे, राइट. तो आप एक इंटरेस्ट समझ सकते हैं कि वो एनवायरमेंटलिस्ट थे, राइटर थे, कॉलमिस्ट थे, पेंटर थे, और इसके अलावा प्रैक्टिसिंग फिजिसिस्ट थे, मतलब फिजिशियन थे, मतलब वो डॉक्टर थे जो कि बाकायदा प्रैक्टिस करते थे, ठीक है. तो आपको एक लाइन ऑफ इंटरेस्ट उनका समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस या साइंस की दुनिया से उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, ठीक है. तो अब आपको जब हम गीव पटेल की बात करते हैं, तो इन्होंने इनकी जो वर्किंग है या इनकी जो राइटिंग्स हैं, उसको अगर आप बहुत क्लोजली एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत एनवायरनमेंट से जुड़े हुए मुद्दों पे बहुत लिखा. चाहे वो कॉलम लिखने की बात हो, चाहे वो एनवायरमेंटल, अगर आप बात करते हैं ग्रीन मूवमेंट जो था उससे बहुत एसोसिएटेड रहे, बहुत आप कह सकते हैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका ग्रीन मूवमेंट में रहा, ठीक है. तो एनवायरनमेंट को बचाने का जो एक आप कह सकते हैं जद्दोजहद जो थी वो बहुत तीव्र थी उनके अंदर. अब यहाँ से आप बात कर लेते हैं, यही एक कह सकते हैं आपकी प्रेरणा रही, या यही एक वजह रही कि उन्होंने इतनी संवेदनशील, इतनी सेंसिटिव पोएम जिसको हम कहते हैं कि ऑन किलिंग अ ट्री उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने एक चीज़ को, पेड़ को जब आप मारते हैं या काटते हैं या ख़त्म करते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने वो चीज़ लिखने की कोशिश की है. उन्होंने हमें एक अलग सा दृष्टिकोण दिया है. दृष्टिकोण मीन्स अगर आप बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, तो उन्होंने हमें ये बताया कि पेड़ जो है इट्स अ लिविंग बीइंग, ठीक है. ये बात हम जानते थे, ये बात ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे. जेसी बोस ने हमें ये बात बताई थी, आप भी जानते हैं कि पेड़ जो हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. लेकिन फिर भी अगर ये हमें बताया गया कि उनको किस तरह का दर्द होता है, या अगर हम उनको काटते हैं तो उनको किस तरह का दर्द होता है, या बचपन में भी आप लोगों के पेरेंट्स को आपने सुना होगा कि मम्मी पापा आप लोगों को बोलते होंगे कि शाम हो गई है, अब बिल्कुल पेड़ नहीं फूल नहीं तोड़ना है, या पत्तियां नहीं तोड़नी है, या पेड़ को डिस्टर्ब नहीं करना, पेड़ सोते हैं रात में, राइट. तो ये सब बातें हम जानते हैं, वी आर अवेयर ऑफ इट कि वो जीते जागते प्राणी हैं. लेकिन समहाउ जब हम उन्हें मारते हैं या उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, तब हम ये बात भूल जाते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट. तो ये एक बैकग्राउंड जो है इस पूरी की पूरी पोएम का लिया गया है, ठीक है. अब इसमें एक और चीज़ है, थीम में ये बोला गया है कि पेड़ों को मारना देखा जाए तो उतना भी आसान नहीं होता जितना हमें लगता है. ऑफ कोर्स हम उनको काट देते हैं, अपरूट करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बट एटलीस्ट वो बहुत, उनके अंदर जो आप कह सकते हैं रेजिलियंस है वो बहुत ज़्यादा है. उनके अंदर जो फाइट बैक करने की क्षमता है पेड़ों में, वो हम इंसानों से कहीं ज़्यादा है. मतलब उनको अगर आप उनकी एक डगाल काट देते हैं, एक शाख काट देते हैं, तो वापस वो रिजुविनेट हो जाते हैं, वापस दे कम बैक टू लाइफ, ठीक है. वो वापस अपनी पूरी क्षमता से अपनी जो चोटिल जगह है उसको हील करने की कोशिश करते हैं, एंड दे कम बैक टू लाइफ. और वो
बहुत एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं एक उनकी क्वालिटी है। मतलब हम इंसानों को अगर आप सोचें कि हाथ काट दे कोई और फिर ये हाथ दोबारा उग जाए, ये नहीं होता, राइट? ये फिजियोलॉजिकली भी नहीं होता। उनका फिजियोलॉजिकल अगर आप बात करते हैं तो उनका जो आप बनावट है या उनका फिजियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन है वो इस तरह का है कि वो वापस रिजुविनेट हो जाते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि पेड़ों को ख़त्म करना या मारना उतना आसान भी नहीं होता। अगर आप एक एक्स चलाते हैं या एक आप कुल्हाड़ी चलाते हैं या एक नाइफ चलाते हैं तो उससे आप उनको चोटल कर रहे हैं, आप उनको मार नहीं रहे। ये एक और बहुत बड़ी बात है। नाउ पोएट्स के बारे में जैसे मैंने कहा, जीव पटेल या गीव पटेल जिनको आप बोलते हैं, इनका जन्म जो है 18 अगस्त 1940 में हुआ। इंडियन पोएट हैं, प्ले राइट हैं, पेंटर हैं, डॉक्टर हैं। बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ राइटर्स हु हैव सब्सक्राइब देमसेल्व्स टू द ग्रीन मूवमेंट। जैसे मैंने कहा आपसे कि ग्रीन मूवमेंट में इनका बहुत योगदान रहा है, काफ़ी आप कह सकते हैं बहुत प्रोमिनेंट रोल जो है इनका उसमें रहा था, जो कि आप कह सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ड्राइव थी। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ये पता चलता है। अब हम इसकी थीम पे डिस्कशन कर लेते हैं। बिफोर वी कम टू डिस्कस दी स्टैंजा वाइज एनोटेशन, हम पहले मोटे तौर पे थीम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको थीम बता दी है, बट स्टिल हम इसको जिसको हम कहते हैं ना कि एक फॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको किस तरह से कहेंगे, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पोएट ने इन दिस पोएम अगर हम बात करते हैं ऑन किलिंग अ ट्री, एक्सप्लेनिंग वेरी विविडली द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक थीम हम नॉर्मली एक बात कर सकते हैं, हम जो एक जनरल थीम हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट वर्सेस मैन, ये भी इसकी एक जनरल थीम हो सकती है ना? कि मतलब हम इंसान जो है, क्योंकि ऑब्वियसली और कोई भी लिविंग बीइंग, आप किसी की भी बात कर लीजिए, कोई भी फ्लोरा फोना, इतना डाइवर्स फ्लोरा फोना, इसके बावजूद हमें एक चीज़ पता चलती है दैट इट इज़ ओनली द मैनकाइंड, हम इंसान, द ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हमारी रेस अकेली ऐसी स्पीशीज़ या रेस है दुनिया में जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। एंड कहा जाता है दैट वी आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट रेस, राइट? पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति हैं भगवान की, लेकिन उसके बावजूद हम ये जानते हैं, समझते हैं दैट एनवायरनमेंट को बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब हम ये इन्वायरमेंटल ड्राइव्स चलाते हैं, व्हेन वी से दैट वी गॉट टू सेव द एनवायरनमेंट, वी गॉट टू सेव द प्लैनेट अर्थ, we got to save the globe, we forget that it is we who need to be saved, right? We need to save ourselves, we don't need to save the earth, we don't need to save the planet। मतलब वो इतनी बड़ी चीज़ है, आप कह सकते हैं that is indispensable, right? अगर आप बात करते हैं अर्थ की, प्लानट की, तो that will fix itself, वो अपने आप को फिक्स कर लेगा, environment अपने आप को फिक्स कर लेगा। it is we who will suffer, क्योंकि we are not the one who are indispensable, ठीक है? it is we जो वल्नरेबल हैं, जो फ्रिजाइल हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो सकती है। अर्थ ऑब्वियसली वो जब डायनासोर्स थे तब भी सर्वाइव कर रहा था, नहीं रहे तो भी सर्वाइव कर रहा था। सो अर्थ विल फिक्स इटसेल्फ, वी नीड टू वर्क अपॉन आवरसेल्व्स। लेकिन आप जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसी पोएम में ये बात बताई गई है कि आपको एम्फसाइज करना है प्रेडिकेमेंट में we will eventually face if we continue in this manner। मतलब हमें ये बताया गया है कि वो कौन कौन से आप कह सकते हैं फ्लिप साइड है, अगर हम इसी तरह चलते रहे और इसी तरह हम नुकसान पहुंचाते रहे एनवायरनमेंट को, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचाएंगी, हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी। ठीक है, द आइडिया प्रेजेंटेड इज देयरफॉर डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू डिजास्टर एंड द नीड फॉर एफॉरेस्टेशन इज इम्प्लाइड। दिस पोएम हाईलाइट अ लॉट ऑफ मॉरल्स। फर्स्टली इट डिस्प्लेज द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमंस। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की कि अगर आप बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, राइट? डिफॉरेस्टेशन मतलब जो कटाई है, जो हम जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, जंगल हम साफ़ कर रहे हैं, वो किस तरह से डिज़ास्टर को लीड करेगा इवेंचुअली। या फिर उल्टे हाथ में हम कह सकते हैं द नीड फॉर एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाने की या पेड़ उगाने की जो ज़रूरत है, ये ड्राइव है, वो क्यों हमारे लिए अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस किया जा रहा है, उसको इम्प्लाई किया गया है उसकी इम्पोर्टेंस को। दूसरा हमें ये बताया गया है कि बहुत सारी मॉरल टीचिंग जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मीन्स इट इनकलकेट्स मतलब a lot of moral preaching in kids। मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत मॉरल लेसन्स या मॉरल प्रीचिंग जो है बच्चों में आप कह सकते हैं एक तरह से बढ़ावा देती है उस चीज़ को पोएम। ठीक है, प्रीचिंग इन द किड्स, तो दिस इज ऑल्सो द थीम ऑफ इट।
ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्टली ये डिस्प्ले करता है डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमंस। हम ह्यूमंस का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है, या हम ह्यूमंस जो चीज़ों को बर्बाद करने पे आतुर हैं, ये जो हमारा एक जो क्रेज़ी ड्राइव है उसके बारे में भी बात करती है। नाउ सेकेंडली अगर आप बात करते हैं पहले उस पर, नाउ सेकेंडली इट शोज द मदर नेचर इज इनएविटेबल एंड कैन नॉट बी इजीली डिस्ट्रॉयड। जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरा इसमें सबसे बड़ा अगर आप बात करते हैं तो ये है कि हमें अर्थ को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मदर नेचर को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को सेव करने की ज़रूरत है। वी नीड टू सेव आवर सेल्व्स एंड वी हैव टू सेव आवर स्पीशीज़, आवर ट्राइब, राइट। Earth will survive. Earth has survived various changes जो कि over the million of years हुए हैं, जो देखे गए हैं, right? उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मदर अर्थ अपने आप में बहुत सक्षम है एंड वो अपने आप को फिक्स और हील कर सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं ये पोएम में आपको समझ में आता है द रेजिलियंस, ठीक है। एक पेड़ के उससे सिंबॉलिक अगर आप बात करते हैं, एक ट्री सिंबॉलिक है मदर अर्थ की, और मदर अर्थ या मदर नेचर का, और मदर नेचर एक पेड़ के उस पे एक पेड़ का सिग्निफिकेंस ड्रॉ करके या एक पेड़ की इंस्टेंस ड्रॉ करके उन्होंने हमें बताया है कि नेचर अपने आप को फिक्स कर सकता है, और नेचर को मारना उतना भी आसान काम नहीं है जितना हमें लगता है, ठीक है। मतलब हमारा एक ब्लो या एक जाइब जो है वो उसको सिर्फ क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसको सिरे से मारना एक बहुत बड़ा एक पूरा लंबा प्रोसेस है। एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दैट प्रोसेस, आप अगर उसको सिर्फ एक चीज़ अगर आप कहते हैं आगे घात लगा के अगर आप छोड़ देते हैं तो वापस वो अपने आप को फिक्स कर सकता है, रिजुवनेट कर सकता है। दिस इज ऑल्सो दी थीम। नाउ थर्डली द ट्री इज अ सिंबल ऑफ मैनकाइंड। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, इट सेज दैट ह्यूमन लाइफ इज नॉट सो ईजी टू एंड। अब यहाँ पे एक तीसरा जो एलिमेंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस पोएम के उसमें से दो चीज़ें सिंबॉलिक हैं। पहली चीज़, ट्री को एज अ सिंबल लिया गया है मदर नेचर का, ठीक है, या मदर अर्थ का। दूसरी चीज़ इसको सिंबॉलिक लिया गया है ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन स्ट्राइव का। मतलब हमारी जो आप कह सकते हैं ना, दोनों चीज़ें, मतलब आप कह सकते हैं अगर मैं आपसे कहूँ ट्री इज सिंबॉलिक ऑफ बोथ मदर नेचर as well as human strife। ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम किसी पोएम को हम लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो हम उसको अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। या हर व्यक्ति का पोएम की जो खूबसूरती होती है वो यही होती है दैट उसके इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। आप उसको किस तरह से, किस एंगल से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो आपकी सोच या आपकी सोच के दायरे को बताता है। इट शोज़ योर पर्सपेक्टिव एंड योर टेक्स ऑन थिंग। अब पहली चीज़ जो हमने समझी वो ये था कि भाई नेचर ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन कितना डिस्ट्रक्टिव है नेचर के लिए, पहली चीज़ हमने वो समझी। दूसरी चीज़ हमने समझी कि ट्री जो है वो सिंबॉलिक है मदर नेचर के लिए, और इतना आसान भी नहीं है मदर नेचर को डिस्टॉर्ट करना या ख़त्म करना, ठीक है। अगर एक चीज़ अगर हम जाइब लेते हैं, एक चीज़ को अगर हम आघात करते हैं और अगर हम उस पर रुक जाते हैं, राइट, तो भी मदर नेचर अपने आप को फिक्स कर सकती है। कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर जो हम डैमेज कर चुके हैं, अगर आज की तारीख में भी हम इस पर हॉल्ट लगा देते हैं, रुक जाते हैं, आज भी हम संभल जाते हैं, तो भी मदर नेचर को हम जितना हमने डैमेज पहुंचाया है, अगर हम नेचर को छोड़ देते हैं वो अपने आप को रिवाइव कर लेगा। जैसे आपने कोविड टाइम पे देखा, कोविड टाइम पे कितनी सारी चीज़ें हमें समझ में आई, राइट। वो पंजाब से हम देख रहे थे कि किस तरह से दूर से आपको जो है वो पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने लग गए थे, या आपको बॉम्बे में जो है वापस जो रिलीज टर्टल हैं वो वापस आ गए थे। या आप कह सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं नेचर वाज ट्राइंग टू फिक्स इटसेल्फ, राइट, बिकॉज इंसानों ने उसको डैमेज करना बंद कर दिया था। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेचर्स, वन ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट, आई एम सॉरी फॉर दी बैड हेल्थ, बट अगेन थर्ड एलिमेंट जो है इसका ये है कि नेचर सिंबॉलिक है अगेन ह्यूमन स्ट्राइफ का, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें, और बहुत आयरॉनिक चीज़ है कि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम पूरी पोएम जो है वो इसके ऊपर है कि ह्यूमंस किस तरह से नेचर को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ह्यूमन को भी सिग्निफाई करता है, ये ह्यूमन स्ट्राइव को भी सिग्निफाई करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंसान
अगर हम ठान लें कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, उभरना है परिस्थितियों से, तो हमें जो चीज़ चोटिल करती हैं, जो चीज़ें हमें मारती हैं, घात देती हैं, ह्यूमन लाइफ को भी एंड करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो हम इससे ये सीख ले सकते हैं, जैसे नेचर अपने आप को फिक्स कर लेता है वैसे ही हम भी अपने आप को फिक्स करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टीचिंग दैट कम्स विद इट। नाउ इस पोएम की एक और बहुत खूबसूरती है कि देखा जाए तो बहुत छोटी सी पोएम है और ऐसी कोई बहुत अलग सी या नई चीज़ से नहीं बताई गई है जो हमें नहीं पता। ऑफ कोर्स वी नो के प्लांट्स जो हैं, ट्रीज़ जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें ये मालूम है कि उनमें जान होती है एंड एवरीथिंग, बट वो जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से बताई गई है, बोली गई है, जैसे ब्राउनिंग, विदरिंग, जैसे मैंने कहा था द ब्लीडिंग बार्क, राइट। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमारे दिमाग को या एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत हिला देते हैं, बहुत झंझोड़ देते हैं, राइट। और यही आप कह सकते हैं प्ले ऑन वर्ड्स होता है जो पोएट्री को बहुत ज़्यादा अपनी गहराई या डेप्थ जो है वो प्रेजेंट करता है। और राइट नाउ अगर हम इसकी समरी की बात करते हैं, समरी जब हम पढ़ेंगे एनोटेशन या स्टैंजा वाइज तो हम उसमें एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट समरी इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई लिखने के लिए आपके पास आता है तो आपको ये पता होना चाहिए हाउ यू नीड टू फॉर्मुलेट एन आंसर, राइट। मतलब जो हम बोलचाल में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वन थिंग, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन, वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट नीड्स टू बी रिटन, व्हाट नीड्स टू बी सेड एंड हाउ आंसर्स नीड टू बी फॉर्मुलेटेड इन वर्ड्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको शाब्दिक उसमें आप किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। सो जस्ट स्टिक टू इट, रीड इट, समझेंगे हम धीरे धीरे, आपको सिर्फ यहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है। द पोएम बिगिंस आयरॉनिकली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयरॉनिकली का मतलब क्या होता है? आयरॉनिक हम किसको कहते हैं? आयरॉनिक एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जब कहा जाता है कि भाई कोई चीज़ कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ होती है ना, जब कोई चीज़ कोई जो चीज़ होनी चाहिए उसके विपरीत होती है तो उसको हम बहुत आयरॉनिक सिचुएशन बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं ये कहूँ कि भाई सामने वाले के जो व्यक्ति हैं, जो सामने वाला आदमी है, उसके जो पिता हैं वो डॉक्टर हैं और उसके बाद भी उनका बेटा जो है बायोलॉजी में फ्लंक कर गया है, उनका जो बेटा है वो बायोलॉजी में फ़ेल हो गया। तो ये बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन है ना, कि पिता डॉक्टर हैं और बेटा जो है वो बायो में फ़ेल हो रहा है। तो इसको, इस तरह की जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं आयरॉनिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पोएम जो है वो बहुत आयरॉनिकली स्टार्ट होती है। इसमें आप कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग द क्राइम कमिटेड बाय द ट्री, ठीक है। फॉर ईयर्स इट हैज़ कंज्यूम्ड द अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई सालों तक ट्री ने अर्थ के जो क्रस्ट है, जो अर्थ की जो ज़मीन है, जो ज़मीन है, जो रूट्स हैं उसकी, उसने अर्थ को पकड़ के जकड़ के रखा है। वहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। लाइक अ थीव इट हैज़ अब्जॉर्ब्ड सनलाइट, एयर एंड वाटर एंड हैज़ ग्रोन अप लाइक अ जायंट। अब बात क्या होती है कि आपने इसको एक आयरॉनिकल स्टार्ट के साथ कहा है कि भाई किसी चोर की तरह से, किसी चोर के भांति क्या किया है, अर्थ को पकड़ के जकड़ के उसकी क्रस्ट को रखा है ट्री ने सालों से, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि उसी से पूरी जितनी सोर्स ऑफ एनर्जी है अपनी डिराइव करता है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो एयर हो, पानी हो, सब कुछ, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि वहाँ से ले लेके, वो अर्थ से सब कुछ ले लेके खींच के डिराइव कर करके वो एक विशालकाय जायंट के रूप में बन गया है, विशालकाय जायंट के तौर पे वो बड़ा हो गया है, ठीक है। सो द ट्री मस्ट बी किल्ड। तो यहाँ पे कहा जाता है इसलिए अब उस पेड़ को मरना होगा, ठीक है। यहाँ पे आयरॉनिकली स्टार्ट इसलिए बोला जा रहा है कि हमें इसका फ्लिप साइड बताना है, लेकिन हम इसकी शुरुआत कैसे कर रहे हैं? हम इसको क्रिमिनलाइज करके बात कर रहे हैं। मतलब हम इसको क्या कह रहे हैं कि हम इसको ट्री को एज अ विक्टिम नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कह रहे हैं, एज एन अक्यूज्ड हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी वजह से इसकी जो स्टार्टिंग है वो हम क्या कह रहे हैं, बहुत ही अनयूजुअल स्टार्टिंग है और आयरॉनिकल स्टार्टिंग है। Now, but it is not an easy task. A simple jab of knife will not do it. मतलब क्या? अगर आपको मारना भी है भाई, ठीक है, पेड़ को मारना बहुत अनिवार्य हो गया है अकॉर्डिंग टू ऑल दिस, कि भाई सालों से जो है उसने अपनी जो जड़ें हैं वो फैला दी हैं और अर्थ से वो अपनी जो मिनरल और एनर्जी है वो ड्राइव कर रहा है, तो चलो ठीक है उसको मारा जाए। लेकिन उसको मारना भी बहुत आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ, मतलब एक जो मार है, अगर आप बात करते हैं नाइफ़ की, तो वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेगी या उसको मारेगी नहीं। अगर आप उसको देखते हैं, अगर ये देखते हैं आप कि वो ज़मीन में लगा हुआ है, ज़मीन में उगा है, तो फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड इट विल राइज अप अगेन एंड ग्रो टू इट्स फॉर्मर साइज, इट विल अगेन बिकम अ थ्रेट टू मैन। तो आप कह रहे हैं कि वो
फिर से अगर आपने उसको मार भी दिया, अगर आपने उसको कोई डगाल शाख काट भी दी, तो फिर से वो ज़मीन से उतना ही उगेगा, उतना ही बड़ा बन जाएगा जितना वो पहले था, और फिर से इंसान के लिए थ्रेट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, उस पर आ जाते हैं। सो द ट्री शुड बी टाइड विद द रोप एंड पुल्ड आउट एंटायरली। तो उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे तो थोड़ा बहुत मारने से तो मरेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, मारने का तरीका बताया उन्होंने कि आपको क्या करना है कि उसको रस्सी से बांध के पूरा का पूरा खींचने की ज़रूरत है। शुड बी पुल्ड आउट एंटायरली। इट्स वाइट ब्लीडिंग रूट शुड बी एक्सपोज। उसकी जो वाइट ब्लीडिंग रूट है वो एक्सपोज होना ज़रूरी है। तो आप सोच सकते हैं कितना हार्ट रेंचिंग वो बताया गया है, राइट। देन इट शुड बी ब्राउन एंड हार्डन एंड ट्विस्टेड एंड विदर्ड एंड इट इज़ डन। फिर उसको क्या करना है आपको, फिर उसको आपको ब्राउन करना है, हार्डन करना है, ट्विस्ट करना है और विदर करना है, और फिर फाइनली इट इज़ डन। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है, द पोएम गिव्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्री, कि हम कितनी बेरहमी से या हम कितने हार्टलेसली होके हमारा जो एटीट्यूड है वो कितना हार्टलेस होता है वाइल वी आर ट्राइंग टू किल अ ट्री, राइट, दैट वी आर एक्चुअली सो हेल बेंट ऑन किलिंग अ ट्री कि हम जब तक वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, तब तक हम लगे रहते हैं। सो दैट इज़ अ आयरॉनिक थिंग विच इज़ बीइंग ड्रॉन हियर, राइट। द ट्री इज हिज ग्रेटेस्ट फ्रेंड, बट मैन इज सो फूलिश दैट ही डजंट रियलाइज द फैक्ट दैट ही इज कटिंग हिज ओन थ्रोट व्हेन ही कट्स अ ट्री। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भाई आदमी का जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है कि हमारा एनवायरनमेंट कितना इंटैक्ट है। एंड ट्री इज़ अ बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, राइट। और हम इतने बेवकूफ़, इतने मूर्ख हैं as mankind that we don't even realize that we are cutting our own throat while we are trying to uplift or uproot a tree. So this is very important. ये पूरी इसकी थीम है. Now the poet depicts violence literally and non-violence ironically. अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हम जो शब्दों का जो हमने चयन किया है, राइट, कि इस तरह से थोड़े बहुत से काम नहीं होगा, पूरा का पूरा बाहर निकाल के उखाड़ के मारना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो बहुत लिटरल सेंस में जो वायलेंस है वो डिपिक्ट कर रही हैं और बहुत आयरॉनिक वे में उसको लिखा गया है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द राइटिंग. नाउ द रूट ऑफ द ट्री इज़ लाइक द लव दैट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव. दिस लव इज़ गिवन टू अस बाय आवर पेरेंट्स हु टेक years to nurture us into strong individuals. If this love is chopped off, the giver, that is a parent, wither, decay and go into oblivion. तो ये एक second take है इस पे, ठीक है, means this is the second टेक ऑन दी पोएम. अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये सेकंड टेक है पोएम में. जब आप बात करते हैं कि भाई इस तरह से अगर आप नेचर की बात करते हैं तो इसमें एक दूसरा टेक ये भी है कि भाई पेरेंट्स जैसे अपने माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और धीरे धीरे जब आप बात करते हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, एक अच्छे इंसान में, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान में, स्ट्रॉन्ग एक पूरा परिपक्व इंसान में वो बनाते हैं. और ये लव अगर आप कहते हैं कि अगर इस लव को अगर आप चॉप ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें, तो फिर धीरे धीरे पेरेंट्स जो हैं उनकी अगर आप इमोशंस की बात करते हैं वो विदर हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं. विदर होना मतलब मुरझाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं विल्ट होना या मुरझाना, इसके लिए हम कहते हैं, ठीक है. डिके हो जाते हैं और गो इनटू ओब्लिवियन, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह का सेल्फ, आप कह सकते हैं ओब्लिवियन मीन्स नॉट रियली अवेयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट रियली अवेयर एंड यू गो इनटू द ओब्लिवियन, मतलब आप अंधेरे में या डार्कनेस में या यू गेट लॉस्ट इन द एनल्स ऑफ टाइम, समथिंग लाइक दैट. अब मैं एक्सप्लेनेशन दे दे रही हूँ उसका, राइट. एक्सप्लेनेशन अब जो है एनोटेशन जिसको हम कहते हैं, हम स्टैंजा वाइज एनोटेशन लेके चलेंगे, ठीक है. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ विल डू इट. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. अब पोएट क्या बता रहा है? पोएट इज टेलिंग दैट इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू किल अ ट्री. अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ will be adequate to destroy a full. A simple jab of a knife will not be adequate, right? Will not be adequate to destroy a full-grown tree that has absorbed nutrition from the earth slowly, but it will hinder it, right? So what you can write it, but it will hinder and harm it, ठीक है. वो उसमें हिंडर और हार्म ज़रूर करेगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट उसमें अगर हम देखते हैं, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेपरस हाइड, स्प्राउटिंग लीव. अब इसमें एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ ऑफकोर्स आयरनी. आयरनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल जो है इस पोएम को समझाने के लिए किया गया है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइजिंग आउट ऑफ इट,
feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide a sprouting leaf. The tree rises out of the earth and feeds upon its crust. मतलब क्या कि पेड़ जो है, जो ट्री है, वो कहाँ से आता है? वो अर्थ में से स्प्राउट आउट होता है, ठीक है, अर्थ की गहराई से, आप कह सकते हैं अर्थ की जो गहराई है उससे निकलता है, उससे स्प्राउट आउट होता है और फीड करता है उसके क्रस्ट पे. एज इट ग्रोज थ्रू द ईयर्स इट ऑब्जर्व सनलाइट, एयर एंड वाटर. और सालों साल जो वो रहता है, जो उसकी रूट्स हैं, जब ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं, फैलती हैं, चारों ओर में जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो चीज़ उसको को क्या कर रही हैं, उससे उसने पानी ली है, खाद लिया है, सनलाइट लिया है, एयर ली है, वाटर ली है, राइट. तो इट हैज़ डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अर्थ, आप इस तरह से कह सकते हैं. यहाँ पे आप क्या करने की बात कर रहे हैं? यू आर पर्सोनिफाइंग द बार्क ऑफ द ट्री बाय कॉलिंग इट्स अ लेप्रस हाइड. अब यहाँ पे पहली चीज़ हमने क्या इस्तेमाल की थी? आयरनी, ठीक है. दूसरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का बहुत भारी इस्तेमाल है यहाँ पे, ठीक है. लीव्स आर सीन टू बी ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांचेस दैट हैव सेवरल लेयर्स ऑफ टफ एंड प्रोटेक्टिव शील्ड, ऑल्सो कॉल्ड द बार्क ऑफ द ट्री. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्प्राउटिंग लीव्स, मतलब जो लीव्स उग रही हैं उनको हम कहते हैं स्प्राउट होना, ठीक है. दैट हैव सेवरल लेयर्स ऑफ टफ एंड प्रोटेक्टिव शील्ड, ऑल्सो कॉल्ड द बार्क ऑफ द ट्री. तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपको? नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं बहुत हार्ट रिंचिंग पिक्चर जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे की जा रही है, राइट. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. मतलब आप उसको हैक कीजिए, चॉप कीजिए, लेकिन उससे अकेले हैकिंग और चॉपिंग से वो मरेगा नहीं, ठीक है. उसको बहुत सारा पेन जो है वो ज़रूर होगा, बट वो पेन फिर भी एडिक्वेट नहीं है उसको मारने में. मतलब क्या लिखा है? द पोएट सेज दैट जस्ट हैकिंग एंड चॉपिंग और पुटिंग इट थ्रू अ लॉट of pain is not adequate to kill a tree. मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये बहुत एक तरह से आप कटाक्ष, जो जिसको हम कहते हैं ना सरकाज़्म है इस लाइन में. अगर हम सरकाज़्म है इस लाइन में, ठीक है. बहुत ज़्यादा अगर आप कहते हैं तो कटाक्ष है, व्यंग है, कि हम कह रहे हैं कि भाई आप उसको हैक कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा नहीं. पर ये अकेले जो है आपका जो काम है इससे संभव नहीं होगा. पेन ज़रूर होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वो पेन उसको मारने के लिए काफ़ी नहीं होगा, ठीक है. तो आपको सरकाज़्म जो है वो बिल्कुल कूट कूट के इन लाइंस में भरा हुआ है, जो आपको समझ में आ रहा है. नाउ द ब्लीडिंग बार्क विल हील. सी दिस, the bleeding bark will heal. This is very, very, very heart-wrenching. This is something that will actually make your heart bleed. A bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये बता रहा है the resilient side of the tree or the resilient side of life. मतलब life never gives up, है ना. Life never gives up on the hope. Life never really surrenders to anything. Like life is indispensable and it goes on and it never surrenders. तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? Not giving up attitude of life. Not giving up attitude of life, ठीक है. नॉट गिविंग अप एटीट्यूड ऑफ लाइफ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर आप उसकी को इतना दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है वो हील हो जाएगी, उसके बाद भी हील हो जाएगी, और वो क्या करेगी? ज़मीन के वहाँ पे जहाँ पे उसने काटा गया है, वहाँ से फिर वो धीरे 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 फिर जो है कोपले जो हैं वो फूटेंगी. ग्रीन ट्विग्स का मतलब है कोपले, है ना, वो फूटेंगी. और मिनिएचर बाउस, जो छोटे छोटे बाउस होते हैं, है ना, छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि जो पेड़ हैं या उनका जो बाव है वो छोटे छोटे आपको फिर से उगना नज़र आएंगे वापस. दे विल ट्राई टू revamp themselves, they will try to reliven up themselves and they will try to rejuvenate, right. वो वापस उगेंगे. and which if unchecked, और अगर इनको फिर से नहीं रोका और फिर से इनको नहीं काटा गया, फिर से इनको नहीं मारा गया, तो फिर ये उसी एक्सपैंड कर जाएंगे, फिर उसी साइज़ पे पहुंच जाएंगे जिस पे ये पहले थे. मतलब आप कह सकते हैं क्या इनको अगर आपने फिर से नहीं मारा तो ये फिर पूरा का पूरा जो विशालकाय पेड़ है उसका स्वरूप ले लेंगे. अब इसको क्या कहना है आपको? आफ्टर द विकेट चॉपिंग द ब्लीडिंग बार्क
will eventually heal. The poet says that it will begin to appear again. He warns man, मतलब यहाँ पे warns करने की बात हो रही है satirically, ठीक है, sarcastically बोला जा रहा है, that if it is not checked, it will grow into thereafter from the chopped remains that is close to earth, a small curl new shoots big tree back to the former size once again. मतलब फिर से शूट होगा, एक बड़ा जो विशालकाय पेड़ है वो दोबारा पनपेगा और दोबारा बन के खड़ा हो जाएगा। और अगर आपने दोबारा इसको नहीं मारा, दोबारा अगर आपने इसको आपने चेक नहीं किया, इसकी ग्रोथ को नहीं हैम्पर किया, तो वापस ये दोबारा खड़ा हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। नाउ no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई ये जो है, ये तो आपके जो भी आप काम कर रहे हैं ये कारगर नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके जो मारने की जो तरीके हैं वो कारगर नहीं है, उतना पेन से भी वो नहीं मरेगा, ब्लीडिंग बाग जो है वो भी भाई हील कर जाएगी। तो यहाँ पे उसने कहा कि अच्छा अगर मारना ही है तो पूरा मारो ना, ऐसे मतलब किस तरह से मारना है ये बताया गया है। कि उसने बताया कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक अगेन इट्स अ वेरी सरकास्टिक वे ऑफ सेइंग थिंग्स, राइट, कि आपको क्या करना है, आपको रूट नीड टू बी पुल्ड आउट। आपको अगर मारनी है तो उसको ऊपर से मत काटो, मतलब अगर आप उसके तने को काट रहे हो उससे कुछ नहीं होगा। मारना ही है उसको तो उसकी पूरी जड़ें जो हैं वो काट दो, मतलब जड़ों से उसको बाहर निकाल दो, उसको रोप करो, उसको रस्सी से बांधो और बाहर खींचो ताकि उसकी जड़ें जो हैं वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ, मतलब वहाँ पे जो एंकर की हुई है, जो अर्थ उनको पकड़ी हुई है ज़मीन, उस ज़मीन से उसको पूरी तरह से अप्रूट कर दो, हिला दो, बाहर निकाल दो, ठीक खींच के, ठीक है। और उसको स्नैप आउट करो, मतलब खींच के आपको बाहर निकालना पड़ेगा और पूरी तरह उसको निकालना पड़ेगा अर्थ केव से बाहर, अगर आप उसको मारना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आपने उसकी जड़ें छोड़ दी तो वो वापस पनप जाएगा। द पोएट सेज नो, डू नॉट लेट इट ग्रो। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है डू नॉट लेट इट ग्रो, ये अगेन जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ सरकास्टिक जाइब, राइट, ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ अ सरकास्टिक जाइब, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जो है ऑब्वियसली पोएट डज नॉट रियली इंटेंड टू, डज नॉट रियली मीन कि पेड़ को मारा जाए। वो आप पे कटाक्ष कर रहा है, ताना मार रहा है, आप पे तंज दे रहा है, ठीक है, कि अगर मारना है तो पूरा मारो, ठीक है, उस तरह की फील है इसकी। टू बी uprooted from the earth that is holding it together, he suggested that the techniques and says tie up the root with a rope and pull it out of the hollow of the earth fully and completely, ठीक है, पूरी तरह मारो। Now and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. मतलब देखो, ये पेड़ को अगर आपको मारना है तो अगर आप इसकी ये शाख काट देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोबारा उग जाता। यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरी जड़ समेत जो है ये पेड़ बाहर गिर गया है और इसकी जड़ें जो हैं बाहर एक्सपोज हो गई हैं। जड़ें जो हैं, जो सालों से ज़मीन के अंदर थी, जिन्होंने सनलाइट नहीं देखी थी, वो जड़ें जो हैं एक्सपोज हो गई हैं, बाहर आ गई हैं, अपरूट हो गई हैं, और अब ये पेड़ जो है दोबारा पनपेगा नहीं है। इस पेड़ के दोबारा उगने की कोई उम्मीद जो है वो नहीं बची है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, व्हेन द रूट इज पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री। मतलब जब ये चीज़ बाहर आ गई तो आपको पता चलता है कि ये जो पेड़ है, विशालकाय पेड़, ये तो जो था वो था, जितना उसकी ऊंचाई थी, जितना उसकी जो आप कह सकते हैं जो हम उसकी जो मैग्निमस चीज़ें हम उसकी देखते थे वो तो अपनी जगह थी, लेकिन उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट या सबसे अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो उसको बांधे हुई थी या जिसकी वजह से वो खड़ा था, वो चीज़ हमें एक्सपोज होती है। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो हमें नज़र आता है जब ट्री को अपरूट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम हेयर दैट द ट्री ओरिजिनेट्स, मतलब ये वो है जहाँ से उसको वो उगा है, यहाँ जहाँ से वो खड़ा हुआ है, वापस पनपा है, ठीक है। इट इज़ मॉइस्ट एंड वाइट बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय मदर अर्थ हु हैज़ टेकन केयर ऑफ इट। यहाँ से ओरिजिनेट होती है। आपने अगर देखी हो जड़ें तो अक्सर वाइट कलर की जड़ें होती हैं जो कि अक्सर गीली होती हैं, क्योंकि ज़मीन की जो मॉइस्चर है, मिट्टी है, वो उसको पकड़ी हुई होती है और उसकी वजह से उसमें नमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, इट इज़ moist and white because it is protected by Mother Earth who has taken care of it, knowing that this is the most sensitive part of the tree. और क्यों की करती है मदर अर्थ? क्योंकि मदर अर्थ ये जानती है कि एक विशालकाय पेड़ चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये उसका सबसे सेंसिटिव, सबसे वल्नरेबल पार्ट है, जो उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ का जो आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से उसका स्ट्रेंथ का वो पावर हाउस है किसी भी ट्री का, राइट। और उसको बहुत ज़्यादा पकड़ना है, उसको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक पेड़ की बात करते हैं तो।
परहैप्स दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट आउट ऑफ द साइट ऑफ द विकेड ह्यूमन बींग्स। और इसी वजह से आप कह सकते हैं शायद भगवान ने उसको ऐसी उसकी संरचना बनाई है कि क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव, सबसे वल्नरेबल और पावर हाउस है स्ट्रेंथ का फॉर द ट्री टू सर्वाइव, इसी वजह से शायद हमारी कुदृष्टि, जो इंसानों की जो कुदृष्टि है, ह्यूमन साइड, जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो विकेड साइड है, उसकी नज़र से उसको छुपा के भगवान ने या आप कह सकते हैं या एनवायरनमेंट ने या मदर नेचर ने उसको रखा हुआ है, राइट। नाउ then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and it is done. फिर क्या हुआ, एक बार आपने उसको अप्रूट कर लिया, बाहर निकाल लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आफ्टर द ट्री इज अप्रूटेड द पोएट सेज द नेक्स्ट मैटर टू बी कंसिडर्ड इज हाउ टू बर्न इट, ड्राई इट अप इन सन एंड एयर। इसके बाद एक बार अगर आपने उसको निकाल लिया, बाहर कर दिया, तो उसके बाद जो पेड़ बचता है, जो उसके लॉग्स बचते हैं, उसके बाद हमारे इंसानों के ऊपर है कि हम उसको और किस तरह से बर्बाद करेंगे, राइट। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सन एंड एयर में, हम उसको स्क्रॉचिंग में, चोकिंग में बाहर छोड़ देंगे, राइट। फिर हम उसको करेंगे कि बेसिकली स्टेजेस आएंगी कि उसका अपना लस्टर जो है वो धीरे धीरे, जो उसकी खूबसूरती है वो चली जाएगी, उसकी पत्तियां जो हैं वो सारी चली जाएंगी, ठीक है। वो धीरे धीरे ब्राउन लाइफलेस जस्ट अ लॉग ऑफ ट्री बन जाएगा, ठीक है। इट विल जस्ट बिकम अ लॉग ऑफ अ ट्री और लाइफलेस हो जाएगा, जो एक जीवन का आप कह सकते हैं एक जिसमें पावर हाउस ऑफ लाइफ था जो अभी तक, वो दैट विल जस्ट बिकम अ लॉग, दैट विल बी रिड्यूस्ड टू अ लॉग पावर हाउस of life will reduce to a lifeless log and that is it, ठीक है। मतलब आपको मालूम है कि जो पावर हाउस था लाइफ का, अब वो सिर्फ एक लाइफलेस लॉग बन जाएगा जिसमें कोई भी, और वो ब्राउन हो जाएगा और उसकी लस्टर जो है वो खो देगा। इट्स सॉफ्टनेस एंड टेंडरनेस इज रिप्लेस्ड बाय हार्डनेस। उसकी जो सॉफ्टनेस थी, उसकी जो नाजुक पत्तियां थी, उसकी जो खूबसूरती थी, वो सब चली जाएगी, वो धीरे धीरे हार्डन होता जाएगा, राइट। जैसे डेड बॉडी होती है ना, उसकी जो वल्नरेबिलिटी, जो फ्रिजिलिटी थी वो चली जाएगी और वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा, जो कि हार्डन लकड़ी का टुकड़ा बन जाएगा, ठीक है। द अनफॉर्चुनेट थिंग देन क्रम्बल्स एंड विदर्स अवे टू नथिंगनेस, द डिस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। और फिर वो कहते हैं कि फिर वो अनफॉर्चुनेट थिंग किसको बोला गया है, ट्री को, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, विदर हो जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा और फाइनली धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमारा, जो आप कह सकते हैं इंसानों का जो हमारा एक उनको डिस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उनको डिस्ट्रक्ट करने का, वो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड। नाउ पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ हुई हैं, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सरकाज़्म, ऑफ कोर्स मैंने कहा जैसे आपसे कि सरकाज़्म तो पूरी पोएम में अगर आप बात करते हैं तो अंडरकरंट जो है पूरा सरकाज़्म का ही है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सरकाज़्म है। सरकास्टिक पोएम जो होती हैं, आप कह सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आपको समझ में आ रही है। इसके अगर कोई पूछे कि किस तरह की पोएम है तो आपको समझ में आ रहा है कि सरकास्टिक पोएम है, ठीक है। अब इसमें आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज़, और ट्री इज़ प्रेजेंटेड एज एन एनिमी टू मैन। अब यहाँ पे जबकि आपको मालूम है दैट ट्री से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए, लेकिन उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है एज एन एनिमी टू मैन, विच इज़ आयरॉनिकल, ठीक है। तो सरकाज़्म एंड आयरनी आप यहाँ पे दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैन इज प्रेजेंटेड एज अ प्रोफेशनल किलर हु थिंक्स ऑफ ऑल पॉसिबल वे टू टॉर्चर द किंग, द ट्री। अब यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि भाई हमारा जो आदमी को, अगर आपने उसने प्रेजेंट कैसे किया है कि हम कोई व्यक्तिगत जैसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, या हमारा जो एक ध्येय, एक उद्देश्य, एक मकसद है, वो क्या है कि हमें ट्री को मारना ही है या उसकी हत्या ही करनी है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आती है पर्सोनिफिकेशन। थर्ड चीज़ मतलब आयरनी और सरकाज़्म के बाद पर्सोनिफिकेशन आता है। इसमें अगर आप बात करते हैं ब्लीडिंग बार्क, ठीक है। ब्लीडिंग बार्क मतलब पर्सोनिफिकेशन हम किसको कहते हैं, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को हम इंसानों की तरह उसको एट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं द ब्लीडिंग बार्क, तो ब्लीडिंग बार्क ऑब्वियसली पेड़ में से ब्लड नहीं निकलता, लेकिन हम फिर भी उसको क्या बोल रहे हैं, द ब्लीडिंग बार्क, तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ, ठीक है। लेपरस हाइड, सो मच पेन कंज्यूमिंग द अर्थ, कर्ल्ड ग्रीन लीव्स, स्कॉचिंग एंड चोकिंग। ये जो टर्म्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये पर्सोनिफिकेशन को समझाते हैं या पर्सोनिफिकेशन को पोएम में दर्शा रहे हैं, राइट। नाउ एलिटरेशन, बार बार मैंने आपसे कहा, एलिटरेशन एक बहुत ही सिंपल सी पोएटिक डिवाइस होती है जो अक्सर पोएम्स में यूज़ की जाती है, जिसमें कंसोनेंट साउंड्स, है ना, मतलब जो 21 साउंड्स बचते हैं वोवल्स के बाद, उनको हम कहते हैं कंसोनेंट्स। उनके जब पहला जो प्राइमरी साउंड है, पहला जो साउंड है, जब वो रिपीट होता है उसको हम कहते हैं एलिटरेशन, ठीक है। जैसे ब्लीडिंग बार्क या वाइट एंड वेट, यहाँ पे डब्लू
और यहाँ पे बी बी, ठीक है, रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं एलिटरेशन। और रिपीटेशन एक डिवाइस होता है जिसमें आप एम्फोसाइज करने के लिए या जिस पे आप किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आउट आउट, पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। क्यों हुआ है? यहाँ पे एम्फोसाइज किया जा रहा है कि पूरी तरह आपको उसको पेड़ को ख़त्म करना है या जड़ से उसको मारना है, ठीक है। सो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एम्फोसाइज अ पर्टिकुलर पॉइंट। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को एम्फोसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द literary devices. Let's come to the question answers part. Question answers part, what does he mean by the strength of the tree exposed? Is strength of the tree exposed मतलब क्या? यहाँ पे हमने बात की थी किसकी, कि जो रूट्स हैं जब बाहर आ जाती हैं, अपरूट करते हैं जब हम ट्री को, जो रूट्स एक्सपोज होती हैं, तो उसके लिए बोला गया है, ठीक है। यू अगेन हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द राइटिंग पैटर्न जो मैंने लिखा है। यू कैन स्टिक टू इट, ऑफ कोर्स उसमें आप सब्जेक्टिव हैं, आप अपनी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मोटे तौर पर आपको यही लिखना है, ठीक है। नाउ the essence of the tree is its root is under the ground and never seen by man. However, once the tree is chopped and has to be destroyed completely, its essence has to be exposed to man. यहाँ पे क्या बात हुई है? आपने कहा कि एसेंस क्या होता है ट्री का? उसकी जान या उसकी जड़, जो उसकी जो जान है वो उसकी काहे में होती है? जड़ में होती है ना, ठीक है। उसकी जो लाइफ है वो कहाँ ले करती है? उसके रूट्स में, ठीक है। वो हमेशा ग्राउंड के अंदर रहता है, नेवर सीन बाय अ मैन। However, once the tree is chopped and has to be destroyed completely, एक बार जब आप ट्री को मारते हैं और उसको पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये एसेंस जो है जिसमें हमने रूट्स की बात की है, it has to be exposed to the man, the root has to be pulled out of the earth and exposed to the outer world, and that is what it means by making the tree or the strength of the tree exposed, which is we are referring to the roots of the tree, ठीक है। Now, why has he called the root sensitive? Why has he called the root sensitive? The poet has called the root sensitive because it is the lifeguard of the tree, ठीक है। मतलब it's the power house of the tree या फिर lifeguard of the tree. It is kept safely under the ground so that life is ensured. उसको अंदर रखते हैं आप ज़मीन के ताकि life ensure हो सके. Just as a baby bird is protected by the mother under her wings and the human being protected from the child, protects the child from all the dangers, the mother earth also protects the strength of the tree, the nerve center of the tree, child and roots within the safety of her bosoms which are close to her heart. इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, क्या होता है देखो जब आप आंसर लिखते हो, राइट, उस आंसर को लिखने का एक बड़ा सीधा तरीका भी हो सकता है, उसमें आप अलग अलग इमेजिनेटिव एंगल्स भी डाल सकते हैं। जितना इमेजिनेटिव एंगल आप डालेंगे, जैसे मैंने कहा जब आप लिटरेचर में कोई चीज़ लिखते हैं, राइट, तो लिटरेचर में लिखने की मज़ा ये होता है कि उसमें आप बहुत अपनी फैंटसीज़ को, यू कैन जस्ट लेट योर फैंटसीज़ गो आउट, राइट, एंड यू कैन जस्ट लीव योर सेल्फ अनहिंडर्ड, राइट। आप अलग अलग एंगल्स, अलग अलग चीज़ें एक्सपोज कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर। इसमें अगर आप देखते हैं तो जैसे यहाँ पे किसका हमने रेफरेंस लिया है, हमने एक बेबी बर्ड का लिया है या ह्यूमन बेबी का रेफरेंस लिया है, राइट। आप इसको लिखना चाहें तो किसी और सेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कितना इमेजिनेटिव आप आंसर बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे लिखा है हमने, द पोएट हैज़ कॉल्ड द रूट सेंसिटिव बिकॉज इट इज़ द लाइफ गार्ड ऑफ द ट्री, इट इज़ केप्ट safely under the ground so that life is ensured, क्योंकि लाइफ वहीं से स्प्राउट आउट होगी, ठीक है। Just as the baby bird is protected by the mother under her wings, the human being protects the child from the danger. The mother earth also protects the strength of the tree, the nerve center of the child. और यहाँ पे क्या है, bosoms का मतलब होता है अपने पास रखना, अपने क्लोज विसिनिटी में, अपने मतलब अपने दिल से, कलेजे से लगा के रखना, ठीक है। This is what it is being said. Now, what are the two important stages for killing a tree? मतलब दो important stages killing के लिए क्या हो सकती हैं, देखो। There are two stages of killing a tree. First, the tree should be pulled out entirely. पहली चीज़ तो ये है कि आपको पूरी तरह से उसको बाहर निकालना है। अगर आप उसको सिर्फ चॉप कर रहे हैं या नाइफ की जैप से, वो मरने वाला नहीं है। It is important that you tie it to the rope and you just pull it out completely from the earth's bosoms. ठीक है, वो वाली बात हो रही है। The roots are to be exposed to the sun and air. उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, उसको खींचना है बाहर और आपको बाहर छोड़ देना है, ठीक है, ताकि सूरज की रोशनी और आप कह सकते हैं एयर जो है उसको विदर आउट करे। Secondly, the roots are to be scorched in the sun. When the roots are scorched, they turn brown. धीरे धीरे क्या होगा, उनका मॉइस्चर, उनकी जो लाइफ है वो पूरी ड्रेन आउट हो जाएगी and they will turn brown and will turn into a log. ठीक है, उनके जो पेड़ हैं वो मर जाएंगे, पत्तियाँ मर जाएंगी और फाइनली धीरे धीरे विदर होते हुए ट्री will finally die. Yeah, the tree finally dies. ठीक है। Now,
हाउ विल द ब्लीडिंग बार्क ऑफ ट्री हील्स, ब्लीडिंग बार्क ट्री की कैसे हील होती है, ये हमने कब बात की, जब हम उसको पूरी तरह नहीं मार रहे हैं, ठीक है। व्हेन द ब्लोज ऑफ नाइव्स और एक्सेस डज नॉट किल ट्रीज, इट ब्लीडिंग बार्क विल ग्रेजुअली हील इट्स पेन ऑल द टाइम एंड ग्रीन लीव्स विल ग्रो फ्रॉम द बाउस। मतलब अगर आपने उसको अधमरा छोड़ दिया है, ठीक है, आपने सिर्फ एक जाइब मारी है नाइफ की या एक्स की और उसके बाद आपने ट्री को छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा, वो ट्री जो है वो पूरी तरह मरेगा नहीं और वो वापस रिजिलियंट है, वो वापस वो दोबारा पनपेगा, दोबारा ग्रो करेगा, दोबारा वो उग जाएगा, दोबारा वो अपनी ही जो उसको आप कहते हैं कि ग्रोथ पे, अपनी ही जो पूरी बाउंटी पे वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा है, व्हेन द ब्लो ऑफ द नाइव्स और एक्सेस डज नॉट किल ट्रीज, the bleeding bark will gradually heal its pain all the time and the green leaves will grow from the boughs. Actually, the strength of trees lies in its roots. When they are not uprooted, they will expand and grow into a complete tree. Again भी कर सकते हैं, ठीक है, कि unless उनकी जो trees की जो roots हैं, जब तक वो intact हैं, जब तक वो safe हैं, tree दोबारा बढ़ जाएगा, tree अपने आप को दोबारा स्थापित कर लेगा. So this is very important. Now, contrast ब्लीडिंग बार्क विद ग्रीन ट्विग्स, व्हाट इज द पोएट्री ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है ब्लीडिंग बार्क और ग्रीन ट्विग्स में, और आपको ये बताना है कि भाई पोएट्री क्या चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात कर रही है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कहेंगे, ब्लीडिंग बार्क्स एंड द रेड कलर ऑफ ब्लड रिफर्स टू स्टॉपिंग ऑफ द ग्रोथ। आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि ब्लीडिंग बार्क मतलब जो तना है उसमें ब्लीड कर रहा है, वो मतलब कहीं ना कहीं उस पर आघात हुआ है, चोट लगी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हैं कि वो उसको डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको चोट लगी एंड इट हैज़ हिंडर्ड द लाइफ प्रोसेस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली अगर आप बात करते हैं कॉन्ट्रेरिली, तो आप ग्रीन ट्विग्स की बात करते हैं जो कि बिगिनिंग ऑफ लाइफ या ग्रोथ को डिपिक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क आपको बता रही है हाउ द लाइफ और द प्रोसेस ऑफ लाइफ हैज़ बिन हिंडर्ड, एंड ग्रीन ट्विग्स आपको बता रहे हैं हाउ द प्रोसेस ऑफ लाइफ विल बिगिन अगेन, ठीक है। तो इस वजह से कॉन्ट्रेरी दो इमेजेस जो है यहाँ पे पुट अप की गई हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टेड द हार्बिंगर of death with that, he has contrasted the harbinger of death with that of life। आपने क्या किया है, यहाँ पे लाइफ और डेथ को दोनों में कॉन्ट्रास्ट आपने ड्रॉ करने की कोशिश की है, दोनों अलग अलग चीज़ों को आपने साथ में एक पैरेलल ड्रॉ किया है और कॉन्ट्रास्ट स्टडी प्रेजेंट की है। गॉट इट। नाउ अब हमें ये बताना है इन ऑल ओवरऑल कि इस पेड़ में, मतलब इस पेड़ में सॉरी इस कविता में, इस पोएम में पोएट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। ये अब एक एक्चुअली क्या हुआ है, लास्ट का एक वो था, मतलब लास्ट का एक हमने आप कह सकते हैं कंक्लूसिव क्वेश्चन रख लिया है जिसमें जितना भी पार्ट है उसका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, व्हाट हैज़ द पोएट ट्राइड टू एक्सप्रेस इन द पोएम ऑन किलिंग ऑफ अ ट्री। अब यहाँ पे देख लो Through the poem on killing a tree, the poet convinces the readers not to cut down trees and compares it with killing of a human being. अब ये आयरॉनिकल है और सरकाज़्म की भाषा में बोला गया है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, जो शब्द लिखे गए हैं उनका मतलब और जो आशय है वो बिल्कुल ऑपोजिट या बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, ठीक है। लिखा क्या गया है कि आदमी कैसे किस तरह से कोशिश कर रहा है मारने की, और अगर उसको मारना है तो वो कैसे सफल हो सकता है, राइट। लेकिन बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि आदमी को पेड़ों को नहीं मारना चाहिए और उनको भी बिल्कुल हमें वैसे ही उनकी लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए जैसे हम ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करते हैं, ये चीज़ लिखी गई है। ही सेज दैट द ट्री ग्रोज slowly getting its nutrient from earth, then it absorbs sunlight, water and air for the many years. It is not easy to kill a tree simply by hacking or chopping it, ठीक है। For the tree to be killed, the root has to be uprooted and it has to be scorched and choked in the sun and air. Then the tree will have no second life. अब क्या बोला गया है, उन्होंने बताया है कि ट्री को अगर मारना है तो सिर्फ उसको हैकल करने से या चॉप करने से वो नहीं मरेगा, अनलेस उसकी ट्रीज को अपरूट नहीं किया गया। अगर आपने उसको जड़ों से बाहर खींच लिया, निकाल लिया, मार दिया, तो फिर उसके पनपने के या सेकेंड लाइफ के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ अ ट्री बिकम्स कंप्लीट व्हेन द ट्री बिकम्स कंप्लीटली विदर्ड एंड डाइज। तो ये उन्होंने समझाया कि भाई किस तरह अगर आप पेड़ को मार रहे हैं, तो अगर आप उसको सच में मारना ही चाहते हैं, अगर आप यू आर अ मर्डरर एंड यू आर अ किलर एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, तो आपको कैसे करना है, उन्होंने ये चीज़ आपको समझाई है। बट वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको मारना है, राइट। आपको ये समझना है कि वो उस चीज़ को सरकास्टिकली कह रहे हैं, वो आपको एक तरह से आपके ऊपर कटाक्ष, एक तरह से ह्यूमन के ऊपर, वो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, उसकी वो निंदा कर रहे हैं, ठीक है। ही इज क्रिटिसाइजिंग दैट
Okay, this process takes much time and it requires a lot of effort. The poet gives step by step instructions on the total inhalation of the tree. He has given the instruction of total inhalation, पूरी बर्बादी का किस तरह से होगी वो बताया है. But this is not what he is propagating. Again and again I am telling you that this is not the undercurrent of the poem. He is not propagating it, although it has been mentioned word to word. Right, so this is something that you need to understand, and this is something you need to bear in mind, that the poem, the lines of the poem is completely contrary to the message that the poet is trying to give here. All right, ये आपको समझ में आता है. On this note, we have finally come to an end of a very beautiful and very blood stirring poem, है ना. बहुत खूबसूरत पोएम है, बहुत ज़्यादा थॉट को हमारे प्रोवोक करने वाली पोएम है. हमने पूरी तरह पढ़ी है. कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो जहाँ पे आपको लगता है कि हमने वो चीज़ कवर नहीं की या हमें और डिटेल में डिस्कस करना था, हम वो भी कर सकते हैं. बट आई थिंक आई हैव कवर्ड इट कम्प्लीटली. आपको एक पूरा आइडिया जो है उसका मिल गया है. आपको स्टेप अप अकेडमी को आप जानते हैं कि आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो यहाँ पे हो जाएगी पूरी वन शॉट के ज़रिए. बाकी हमारे कितने सारे कोर्सेज चलते हैं आप वो भी जानते हैं. ठीक है, तो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. मी एंड माई क्यूट सा प्यांडा जो है वो भी आपको नमस्ते कर रहा है. एंड आई एम साइनिंग ऑफ, एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बी गुड एंड स्टडी वेल. थैंक यू सो मच.